हेलो नमस्कार सभी लोगों को। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार आज आपके सामने जो चर्चा का विषय है, टॉपिक फॉर डिस्कशन, वो ये है कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है और संवैधानिक विधि क्या होती है। मतलब व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा चर्चा करें कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी के बारे में अगर कोई पूछे कि मानव की संरचना के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि मानव का शरीर का क्रमबद्ध आप बता देंगे कि सर होता है, फेस होता है, फिर कंधा होता है, हाथ होता है, फिर धीरे धीरे करते हुए आप एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से आप पैर तक चले जाएंगे। तो ये हो जाता है मानव की जो शरीर की जो संरचना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ठीक इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए कि जब भारत का गठन हो, भारत का गठन विधि के क्षेत्र में हो और वह विधि सर्वोच्च हो, तो हम उसे भारत का संविधान कहते हैं। सरल भाषा में आप समझने का प्रयास करें कि भारत का संविधान क्या है। तो जिस प्रकार से मानव के शरीर का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गठन, तो इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत का गठन जब विधि के क्षेत्र में हो और वह विधि सर्वोच्च हो, तो वो संविधान कहलाती है। किसी भी देश का संविधान यही कहलाता है कि जब उस देश का गठन किया जा रहा है विधि के क्षेत्र में और वो विधि सर्वोच्च हो, सुप्रीम लॉ हो, तो वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान उस देश का कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे भारत में भारत का संविधान यह है कि वह विधि जो भारत का गठन करे विधि के संदर्भ में, विधि के क्षेत्र में, और वो विधि सर्वोच्च हो, तो उसे हम भारत का संविधान कहते हैं। तो अब हम इस चीज़ को समझना चाहें कि सर्वोच्च क्या होती है। भारत का संविधान हमारा सर्वोच्च है, इसका क्या मतलब है। मतलब व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, तो व्हाट इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि ऑल लॉज आर सबॉर्डिनेट टू इट इन इंडिया। मतलब कि भारत में जो अधीनस्थ विधियां हैं वो इसके अधीन है। मतलब जो भी अन्य विधियां होंगी संविधान के अलावा, जो अन्य विधियां हैं वो भारत के संविधान के अधीनस्थ हैं। तो ये बात कहाँ से देखने को मिलती है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो इसका आप अनुच्छेद 13 ले सकते हैं, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहती है कि जो भी विधि मूलाधिकारों के असंगत या विरोध में होगी, कंट्रावेंशन, तो वह विधि जो है शून्य घोषित कर दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। तो जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, यदि वो फंडामेंटल राइट्स को छीनती हैं या कम करती हैं या उसके विरोध में हैं, तो न्यायपालिका ऐसी विधियों को शून्य घोषित कर देगी। तो इस आर्टिकल 13 से भी ये बात देखने को मिल रही है कि हमारा भारतीय संविधान मूलाधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च है। फिर इसका एक अनुच्छेद आर्टिकल 372 ले सकते हैं, 372 इस संविधान का अनुच्छेद, उससे भी ये बात देखने को मिल रही है कि हमारा भारतीय संविधान सर्वोच्च है। तो आर्टिकल 372 इस चीज़ को कह रहा है कि संविधान लागू होने पर जो भी विधियां थीं, जैसे कि मान लीजिए आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, वो हमारी 1860 की है, तो वो क्या लागू नहीं होगी। तो उसके उन सब विधियों के बारे में बोल रहा है कि जो संविधान के लागू होने के समय जो भी एग्जिस्टिंग लॉज थी, अगर वो संविधान के बंदों के अधीन है और हमारे मूलाधिकारों को नहीं छीनती अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, तो वो सभी विधियां वैध बनी रहेंगी, बशर्ते कि हमारी विधानसभा ऐसा करने की मंशा रखता हो। तो आर्टिकल 372 से भी इस बात को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस 372 में ये शब्द आया है संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ से भी ये बात देखने को मिल रही है कि हमारा संविधान जो है सर्वोच्च है। फिर इसके बाद हमने कहा कि हम कहते हैं कि संविधान हमारा सिस्टमैटिक ढंग से दिया गया, क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। तो इस बात को भी समझने का प्रयास करें
कि सबसे पहले हमारे यहाँ यही बताया गया कि जैसे हम कहें कि मानव के शरीर का गठन बताइए, तो आप यही बताएंगे कि ये शरीर हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया गया। तो ठीक इसी प्रकार से भारत के संविधान का जब गठन किया गया संविधान के माध्यम से, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक यही बताया गया कि भारत है क्या। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये बात कही जा रही है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि नए राज्य का हम सृजन कैसे करेंगे, या नए राज्य को बनाया उसका नाम, उसकी बाउंड्रीज कैसे तय की जाएंगी, ये मोटा मोटा ये बताया जा रहा है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको यही बताया जा रहा है कि हमारा भारत है क्या। फिर उसके बाद भारत में रहने वाले लोग हैं तो उनकी नागरिकता होगी, तो नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, किनको हम नागरिक माने, तो उसके बारे में प्रावधान किया जा रहा है कि आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता को ही बताया जा रहा है। फिर उसके बाद सिस्टमैटिक ढंग को समझने के लिए कि जब नागरिक रहेगा तो उसको कुछ अधिकार देने हैं, तो वो अधिकार, या कोई विदेश से कोई व्यक्ति आ गया भारत में रहने के लिए तो उसको कुछ अधिकार देने हैं, तो वो मौलिक अधिकार हमारे यहाँ नागरिकों को और गैर नागरिकों को, जिनको कि फॉरेनर्स कहते हैं, विदेशी लोग, उनको भी मौलिक अधिकार दिए गए। तो मौलिक अधिकारों की चर्चा हमारे यहाँ फिर उसके बाद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों को बताया गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ राज्य के जो है क्या, राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, तो राज्य के क्या कर्तव्य होंगे या राज्य को क्या क्या काम करने चाहिए, उसके बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे आर्टिकल 36 to 51 तक दिया गया है। फिर इसके बाद में संविधान कर्ताओं को ये समझ में आया, लॉ मेकर्स को, कि अधिकारों को तो बताया गया है नागरिकों के अधिकारों को, तो साथ में मूल कर्तव्यों को भी बताना जरूरी है। तो फिर आर्टिकल 51 कैपिटल ए के माध्यम से हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया। तो ये भी एक सिस्टमैटिक है कि अधिकार के बाद कर्तव्य आने चाहिए। फिर उसके बाद जब देखते हैं तो फिर वहाँ से राज्य चालू हो रहा है 51 कैपिटल ए के बाद से। तो स्टेट कैसे चालू हो रहा है, तो अगर आप देखें तो हमने कहा कि हमारा भारत राज्यों का संघ है। तो हमारे यहाँ राज्य है, हमारे यहाँ एक केंद्र दिल्ली में स्थित जो हमारा केंद्र है, जिसको कि हम कहते हैं केंद्र सरकार, तो उसके माध्यम से हमारा पूरा भारत मिलकर बना है राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ में दो चीज़ें हैं कि एक तो यूनियन लेवल पे, संघ के लेवल पे समझना है केंद्र स्तर पर, और फिर राज्य के स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर अगर हम देखेंगे तो राज्य में 3 अंग होते ही हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, कार्यपालिका है, विधायिका है, फिर न्यायपालिका है। तो क्या होता है, कार्यपालिका न्याय को कानून को लागू करती है, और विधायिका जो है हमारी जो है वो कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो है न्याय प्रदान करती है। मीनिंग देयर बाय ये कि द एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ, लेजिस्लेचर इज टू इनैक्ट द लॉ, एंड द जुडिशरी इज द टू डिलीवर द जस्टिस। ये मोटा, तो केंद्र स्तर पर हमको एग्जीक्यूटिव देखने को मिल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव देखने को जो मिल रहा है वो ये है कि मोटा मोटा एग्जीक्यूटिव में क्या आता है कि जैसे यूनियन लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, अदर मिनिस्टर्स आते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो भारत का महान्यायवादी है वो आता है। फिर इसी तरीके से जब हमने केंद्र स्तर पर कार्यपालिका की बात कर ली, तो राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका होगी। तो उसमें क्या होगा, तो गवर्नर होगा, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सीएम होंगे और अन्य मंत्री होंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है, जो हमारे यहाँ उसको कि हम महाधिवक्ता कहते हैं, राज्य का महाधिवक्ता, जो कि राज्य के सरकार की तरफ से वो वादों को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जीक्यूटिव भी हमारे यहाँ 2 प्रकार से पाई जा रही है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। फिर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनियन स्तर पर जो हमारा केंद्र स्तर पर है वो संसद है। संसद 2 भागों में बांटा गया है, लोकसभा, राज्यसभा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बता रहा है। फिर उन सदस्यों को जो एमपीज होते हैं केंद्र स्तर पर, उनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये जो बनाई गई संस्था है हमारे यहाँ संसद, तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उसका क्या होगा, कैसे कोई कानून बनाएगा, उसके बारे में मोटा मोटा बताया जा रहा है। तो फिर ठीक इसी प्रकार से राज्य स्तर पर जो हमारे यहाँ विधायिका दी गई है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। मतलब ये पैरेलल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ें आपके संविधान में सिस्टमैटिक ढंग से दी गई हैं।
तो अगर हम राज्य स्तर पर विधायिका की चर्चा करें तो हमारे यहाँ विधानसभा विधान परिषद है, उनके जो मेंबर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि ये कब निर्योग्य हो जाएंगे, उनको क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। फिर उनके राज्य स्तर पर जो विधानसभा है या विधान मतलब जो भी विधायिका है वो कैसे कानून बनाएगी, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उसके बारे में भी दिया गया। फिर जो तीसरी संस्था है जुडिशरी, तो केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, उसके न्यायाधीशों की क्या योग्यता होगी, कैसे वो हटाए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में, वो कब अयोग्य होंगे उसके बारे में चर्चा हो रही है। और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में प्रावधान भी दिया गया, जो हाई कोर्ट से नीचे के अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके बारे में भी हमारे संविधान में लिखित प्रावधान कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ राज्यों के अलावा यूनियन टेरिटरीज है, तो उसके बारे में भी फिर चर्चा देखने को मिल रही है। फिर हमने इस बात को हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 3 स्तर पर सरकार पाई जाती है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, और लोकल स्तर पर हमारे यहाँ पंचायत और नगर महापालिका के प्रावधानों को भी डाल दिया गया है। लोकल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के बारे में प्रावधान दिया गया है। फिर ट्रिब्यूनल्स, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी प्रावधानों को दे दिया गया, क्योंकि जैसे असम है, मिजोरम है, ये सब हमारे जनजातीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, तो उसके बारे में भी प्रावधान हमारे यहाँ दे दिया गया है। फिर चूँकि हमारे यहाँ बताया गया है कि 2 प्रकार के हैं, यूनियन भी है हमारे यहाँ, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट्स हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे रिलेशंस को हम हारमोनियस सामंजस्य बनाए रखेंगे, तो उसके बारे में भी प्रावधान दिया गया। क्योंकि उनके बीच में मान लीजिए कानून को लेकर लड़ाई हो जाए या कोई प्रशासनिक संबंधों को लेके कुछ विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस बारे में भी प्रावधान कर दिए गए हैं कि इनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो कैसे उन संबंधों को हम बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि ट्रेड के बारे में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है भारत के अंदर ट्रेड कॉमर्स बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसके बारे में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार दिया गया है। इसमें 301 से लेकर 308 तक इसमें दिया गया है कि आपको ट्रेड कॉमर्स बिजनेस की भी स्वतंत्रता दी जा रही है। फिर हम देखते हैं कि सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी हमारे आईएएस हैं, जो भी हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी लोग, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में प्रशासनिक अधिकारियों की भी भर्ती होनी है, तो उसके बारे में सर्विसेज के बारे में, या जो सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके बारे में क्या प्रावधान होने चाहिए, कैसे उनको टर्मिनेट करेंगे, इस मतलब मोटी मोटी चीज़ें उनके बारे में भी संविधान के माध्यम से बताई जा रही है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा की जा रही है कि जो है लोक सेवा आयोग एक होगा, उसके माध्यम से सारी भर्तियां होंगी। फिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि जैसे कैट है हमारा केंद्र स्तर पर, जब सरकारी जो केंद्र स्तर पे जो भी सरकारी कर्मचारी उनके नौकरी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कैट है। राज्य स्तर पर हमारा सैट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो उसके बारे में भी हमारे यहाँ संविधान के में इस प्रावधान को भी लिख दिया गया है। फिर अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखेंगे कि हमारे यहाँ इलेक्शंस के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि भाई ये जो हमारा प्रजातंत्र देश है, तो प्रजातंत्र देश है, ये जो मिनिस्टर्स आएंगे, एमएलए एमपीज, तो ये कैसे आएंगे, तो इसके बारे में बताया गया कि ये चुन कर आएंगे, तो चुनेगा कौन, तो उसके लिए चुनाव आयोग होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन का भी प्रावधान इसमें कर दिया गया है। ये भी एक संवैधानिक संस्था बना दी गई है। फिर जब आप बढ़ेंगे आगे तो सिस्टमैटिक ढंग से देखेंगे कि मान लीजिए भारत में कभी इमरजेंसी आ जाए, कोई संकट स्थिति उत्पन्न हो जाए राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर, तो कैसे हम निपटेंगे उस चीज़ को, तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी उसमें डाल दिए गए। और फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत कि अमेंडमेंट प्रोविजंस भी दिए गए, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात को जानते थे कि विधियां सदैव भी स्थिर नहीं होती, कि डैट मीन्स कि लॉ इज डायनेमिक, विधि गतिशील है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कभी संविधान में संशोधन करना पड़ जाए तो उसके लिए आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की शक्ति को भी दिया गया। तो हम ये देखते हैं मोटा मोटा कि हमारा संविधान भी सिस्टमैटिक है। क्यों? क्योंकि उसको पहले भारत को बताया गया, फिर भारत में हम रहेंगे तो नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, फिर नागरिकों को कैसे मौलिक अधिकार दिए जाएं, किस प्रकार के, फिर
मौलिक अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को बताया जा रहा है। फिर उसके बाद राज्य के कर्तव्यों को राज्य की नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद राज्य क्या होता है, उनके 3 ऑर्गन्स के बारे में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। तो ये हमने मोटे मोटे तौर से जान लिया कि संविधान क्या होता है। तो संविधान के बारे में आपको बस ये बोलना है कि जब किसी देश का गठन विधि के संदर्भ में किया जाता है, मतलब किसी देश का गठन कर रहे हैं, उसके देश की विधि को बता रहे हैं कि देश कैसे चलेगा, और वो विधि सर्वोच्च विधि हो, तो उसी को हम कहते हैं संविधान। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, संवैधानिक विधि क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करें। संवैधानिक विधि वो विधि होती है जो संविधान में नहीं लिखी होती, लेकिन संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में उसका अनुपालन किया जाता है। विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, अगर ये चीज़ पाई जाती है कि संविधान के प्रावधानों की सुसंगतता में उसका पालन किया जाता है, तो हम उसे संवैधानिक विधि कहते हैं। संवैधानिक विधि मतलब कि संविधान में वो बात स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है, लेकिन संविधान के उपबंधों के मद्देनज़र रखते हुए उस बात का पालन किया जाता है, तो उसे संवैधानिक विधि कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये बात तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? तो प्रधानमंत्री कौन होगा, एक कन्वेंशन, एक रूढ़ी चली आ रही है कि जो बहुमत दल का, जो बहुमत पार्टी होगी, बहुमत लिए हुए जो पार्टी होगी, जिसको कि हम कहते हैं बहुमत दल, तो उसका नेता प्रधानमंत्री होगा। जो बहुमत दल जो होता है, जो उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो भी सदस्य जो बहुमत दल के होते हैं, वो सर्वमान्य रूप से किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो बहुमत दल का नेता जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। ये बात कहीं संविधान में नहीं लिखी गई। तो ये जो परिपाटी प्रयोग में ला के प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, कन्वेंशंस को फॉलो किया जा रहा है, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अब इसका दूसरा उदाहरण लीजिए। इंदिरा साहनी के केस में ये कहा गया कि रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी एक्सीड 50%, मतलब कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50% से अधिक नहीं होगा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि न्यायपालिका ने निर्वचन कर दिया है और उसके संविधान के उपबंधों के अनुसार उसका पालन किया जा रहा है, तो ये बात कहीं लिखी नहीं है 50% रिजर्वेशन से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि इंदिरा साहनी में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निर्वचन के द्वारा इस बात को कहा है, तो ये हमारा संवैधानिक विधि का एक उदाहरण है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो रिजर्वेशन किया जाएगा। लेकिन पर्याप्त प्रतिनिधित्व कितना हो, तो उसके संदर्भ में इंदिरा साहनी के केस में कह दिया कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा। तो 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा, ये न्यायपालिका कह रही, संविधान नहीं कह रहा। तो इसलिए न्यायिक निर्णयों के द्वारा भी यदि कोई बात मानी जाती है संविधान के माध्यम से, तो हम उसको संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ संविधानवाद क्या होता है। तो संविधानवाद क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। संविधानवाद में केवल एक ये चीज़ देखी जाती है, गवर्नमेंट should be limited in its powers, it prevents them from being arbitrary, मतलब कि सरकार को जो शक्ति प्राप्त है वो सीमित प्राप्त हो और ऐसी शक्तियां प्राप्त ना हो कि वो निरंकुश हो जाए। तो मतलब सरकार को निरंकुशकारी शक्तियों से वंचित रखना है। अगर ये चीज़ संविधान में पाई जाती है तो वो संविधान संविधानवाद कहलाएगा, अन्यथा वो संविधान संविधानवाद नहीं कहलाएगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में संविधान तो होगा लेकिन संविधानवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निरंकुशकारी आदेश दिए जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि अरबिक कंट्रीज़ में अगर आप देखिए तो वहाँ पर निरंकुशता है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस देश में निरंकुशता पाई जा रही है, आर्बिट्रेरीनेस पावर्स पाई जा रही है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो संविधान तो वो देश रखता है लेकिन संविधानवाद वहाँ नहीं है।
तो अगर हम देखें कि संविधानवाद क्या होता है, तो केवल एक ये क्राइटेरिया है, ये एक कसौटी है कि वहाँ की गवर्नमेंट को निरंकुशकारी शक्तियाँ नहीं प्राप्त होनी चाहिए, उन पर भी शक्तियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो हमारे भारत में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भारत में गवर्नमेंट को ये एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर आप जो है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट को ये बात मतलब देखने को मिलती है कि उनको निरंकुशकारी शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, और डिवीज़न ऑफ पावर्स भी देखने को हमारे यहाँ मिल रहा है भारतीय संविधान में कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान देखने को मिलता है कि अगर कोई सरकार या संसद या विधायिका कोई मूलाधिकारों के विपरीत जाकर कोई कानून बनाती है निरंकुशकारी शक्तियों के माध्यम से, तो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है हमारी न्यायपालिका। तो इस चीज़ को भी देखने को मिल रहा है। और फिर हम देखें आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से भी जाकर लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करा सकते हैं और अपनी फ्रीडम्स का एंजॉय कर सकते हैं हमारे नागरिक, हमारे व्यक्ति। फिर अगर हम देखें कि संविधानवाद का एक गुण ये देखने को मिल रहा है कि हर कोई संस्था किसी न किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी है उसकी, वो उत्तरदायी है, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। और इसका सबसे अच्छा एक और एग्जांपल लिया जा सकता है कि हमारे यहाँ जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी इश्यूज़ हो किसी भी लॉ से रिलेटेड, तो हमारे यहाँ ओपन कोर्ट का प्रावधान है। हमारे यहाँ खुला न्यायालय है, कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है, वो वहाँ बैठ सकता है, उनकी बातों को सुन सकता है। तो ये एक संविधानवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। अंत में ये बात कहना चाहूँगा कि आपको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे भारत में जो डिप्टी सीएम है या डिप्टी पीएम जो बनाए गए हैं, क्या ये संविधान की भावना के अनुरूप है कि नहीं है, ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि संविधान, संवैधानिक विधि और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को आप जानने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।